हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए बायोलॉजी के एमसीक्यूज। और आज के सेशन में हम 20 एमसीक्यूज करेंगे विच विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस। ये पार्ट 3 सेशन है। इसके जो प्रीवियस 2 पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं उसमें से 20 एमसीक्यूज मैंने बायो के प्रोवाइड करवाए हैं, 20 एमसीक्यूज मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर आपने हमारी ये प्रीवियस 2 वीडियोस चेक नहीं की है तो जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट में जाओ और पहले के दोनों वीडियोस चेक करो ताकि आप अपने नर्सिंग एग्जाम के लिए और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको। आप लोगों के लिए नर्सिंग एग्जाम इजी हो जाए इसीलिए मैंने अपने ज्ञान लैब ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में एक सैंपल पेपर अपलोड किया है। सैंपल पेपर कैसे मिलेगा ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, What is the difference between prokaryotic and eukaryotic? सब लोग वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो। 30 सेकंड्स में आपको आंसर आ जाना चाहिए। उसके बाद वापस से वीडियो रिज्यूम करके आगे का सोल्यूशन देखो। तब तक मैं इधर पे कंटिन्यू करती हूँ। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था जब हम डीएनए पैकेजिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। व्हाट इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? तो इधर पे एक चीज क्या आएगी, अ प्रोकैरियोटिक सेल इज सिमिलर टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनल। मतलब जैसे ऑर्गन्स यूकैरियोटिक सेल में होते हैं सिमिलरली, नॉट आइडेंटिकल, बट कुछ कुछ मिलते जुलते सिमिलर ऑर्गन्स आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलते हैं। ये देखो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में बहुत डिफरेंस है एक्सेप्ट फॉर इट्स ऑर्गेनल्स। मतलब प्रोकैरियोटिक में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यूकैरियोट्स के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोकैरियोट्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट आता है, यूकैरियोट्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जो सेल कंपोनेंट है वो दोनों में सेम है लेकिन उसका डेवलपमेंट दोनों में अलग है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको बाकी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक बार रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांसलेशन? This is from chapter number 4, molecular basis of inheritance. Which of the following statement is not correct about translation? ट्रांसलेशन में क्या होता है, आपका ये डीएनए है, मतलब ये सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है, डीएनए से आपने एमआरएनए बनाया, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज? ट्रांसक्रिप्शन। अभी ये जो आपका एमआरएनए है, ये एमआरएनए बाहर राइबोसोम्स के ऊपर जाएगा और वहां पे अपना ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स विथ एयूजी। पहला कोडॉन स्टार्ट कोडॉन एयूजी होता है। आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस किधर होता है? साइटोप्लाज्म में। इट नेवर अकर्स इन न्यूक्लियस। टर्मिनेशन कोडॉन के पास जाके स्टॉप हो जाता है और ये आपके ओपेरॉन मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से जीन्स है और कौन सा प्रोटीन बनेगा। So which of the following is not correct about translation? It occurs in nucleus. This is a false statement क्योंकि translation किधर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। Am I right or am I right? चलो next question देखते हैं। Okay, this is our question number 3. Which of the following plant is used in test tube funnel experiment? यह आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब फनल याद है? लिवर मैकेनिज्म या लिवर पाइप, टर्न पाइप मैकेनिज्म हमने पढ़ा था पॉलिनेशन में। टर्न पाइप मैकेनिज्म जो सैल्विया में करता है तो वो कौन से फ्लावर्स में देखने को मिलता है? यस, बताओ। इट मोस्टली अकर्स इन हाइड्रिला प्लांट्स। इट इज यूज्ड इन टेस्ट ट्यूब फनल एक्सपेरिमेंट। द टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे आपका ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ये इस पर्टिकुलर फ्लावर से यूज करके डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन? बायोफोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन मतलब मॉडिफिकेशन। जब आप फूड की क्वालिटी को मॉडिफाई करते हो उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें से अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ मेज, करेक्ट। चैप्टर नंबर 11 का है डायरेक्ट। बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ कैरेट एंड स्पिनच, करेक्ट। बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ बिटर गॉट, करेला एंड टमाटर, करेक्ट। ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे बच्चे बोलते हैं मॅम जर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन असेल तर नेहमी तेच आन्सर असतं, पण कधी कधी असं नसतं, चुकून ते नसेल तर मग वाट लागेल आपली, ठीक आहे। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. The plant nutrient important
in plant bioenergetics is? Which plant nutrient is important for proper cyclic pathway in plants? Yes, कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से प्लांट का प्रॉपर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सकता है? इट इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन, कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी. फूड बनाने में ये हेल्प करता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मॉडिफाई एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. फॉस्फोरस को हम लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं बिकॉज फॉस्फोरस इज नॉट अवेलेबल इन ह्यूज अमाउंट. पढ़ा है ना हमने फॉस्फोरस साइकिल में, चैप्टर नंबर 14 में. चलो, this is the sedimentary cyclic compound. Okay, next question. This is question number 6. Mendel proposed, this is from chapter number 3. मेंडल ने हमको कौन से प्रिंसिपल्स दिए? चलो, ये तो आपको पलक झपकते ही आना चाहिए. कम ऑन, क्विकली आंसर. क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? मेंडल ने क्या प्रपोजल दिया था? 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेन्स. 1 2 3 4 अक्कड़ बक्कड़ बंबे वो नहीं करना है. मला 1 नंबर आवडतो म्हणून मी 1 लिहेन, मला 2 आवडतो म्हणून मी 2 लिहेन. मेंडल ने हमको 3 प्रिंसिपल्स दिए थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो ओनली 3 प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द फाइटोहॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो हेल्प्स इन. यह आपके चैप्टर नंबर 7 में से है. कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लांट्स को ज्यादा समय तक ताजा रखता है या प्लांट्स को जल्दी बुढ़ा होने नहीं देता है? मतलब ऐसा हार्मोन विच अवॉइड्स सेनेसेंस. ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सेनेसेंस प्रोसेस को प्रिवेंट करता है? थोड़ा इधर लिखती हूँ. ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सेनेसेंस प्रोसेस को प्रिवेंट करता है? सो दैट इज ओवर. ये देखो, एपिकल डोमिनेंस हैज बीन एक्सप्लेन्ड. ऑक्सिन हार्मोन की मदद से हमको ये देखने को मिलता है. इट सपोर्ट्स, it is cut off axillary buds found below, they sprout immediately. Instead, मतलब क्या बोला गया है? अगर आप किसी प्लांट का एक्सिलरी बर्ड कट करते हो, ठीक है, ऐसे एक्सिलरी बर्ड कट करते हो और इसको अगर आप सॉइल में सो करते हो तो आपको इसमें से फटाक से स्प्राउट देखने को मिलेगा. तो ऐसा हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन है, जो क्या करता है? आपके फ्लावर्स में से, आपके प्लांट्स में से प्लांट को जल्दी बुढ़ा नहीं होने देता, सेनेसेंस अवॉइड करता है, प्लांट को ज्यादा टाइम तक जवान रखता है, उसमें से फ्रेश लीफ, फ्रेश स्टेम, फ्रेश ब्रांचेस निकालने में हेल्प करता है. सो इट प्रमोट्स ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस एंड हेल्प्स इन स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स. अभी ये देखो, इसमें क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन मोस्टली एपिकल डोमिनेंस करने में हेल्प करता है, लेकिन उसका उल्टा काम कौन करता है? साइटोकाइनिन. ऑक्सिन का उल्टा काम कौन करता है? साइटोकाइनिन. तो साइटोकाइनिन हार्मोन भी एक्चुअली सेम फंक्शन करता है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स सेनेसेंस. लेकिन इधर पे क्या बोला गया है कि आपको ये कटे हुए फ्लावर्स में से मिला गया है, ये पके हुए वेजिटेबल्स में से मिला गया है. अभी वेजिटेबल्स पकता कब है? जब आपका इथिलीन हार्मोन बनता है. इथिलीन इज नोन एज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, ठीक है. पर इथिलीन हार्मोन तो एपिकल डोमिनेंस दिखाता है. यहाँ पे हमको क्या बोला है? ऐसा हार्मोन विच ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस एंड गिव्स आउट लेटरल बर्ड्स. तो लेटरल बर्ड्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? साइटोकाइनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है. देखो, आपको कुछ चीजें इधर पे समझनी पड़ेंगी. सबसे पहली बात, इधर पे पहला लॉजिक आपको क्या लगाना है? असा कोणता हार्मोन आहे जो तुमच्या प्लांटची शेल्फ लाईफ वाढवतो? शेल्फ लाईफ बढ़ाना मतलब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, मतलब ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन. ये तीनों हार्मोन्स प्लांट की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं. अभी उसमें से देखो आपको कौन सा फंक्शन दिया है. एपिकल डोमिनेंस अगर आ रहा है मतलब ऑक्सिन हार्मोन है. एपिकल डोमिनेंस अगर जा रहा है मतलब साइटोकाइनिन हार्मोन है. तो यहाँ पे पार्थेनोकार्पी का टोमेटो में कौन? पार्थेनोकार्पी का कुछ लेना देना नहीं है ना शेल्फ लाइफ बढ़ाने से. पार्थेनोकार्पी आपके गिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन की वजह से आता है, तो वो नहीं आएगा इधर पे. रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन, टेम्परेचर का भी इधर पे कुछ लेना देना नहीं है. तो ऑप्शन नंबर डी सीम्स मोर अप्रोप्रिएट कि आपका एपिकल डोमिनेंस हटा के लेटरल ब्रांचेस निकलने में हेल्प होती है ताकि आपके प्लांट का ओवर ग्रोथ हो सके. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. ऐसे अल्टा पल्टा क्वेश्चन आएगा तो फिर सर घूम जाता है, बट दिस इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 8. हाँ, विच लेयर फंक्शंस इन द ऑटोरिथमिसिटी ऑफ हार्ट? देखो, एपिकार्डियम का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है. पेरिकार्डियम का भी काम होता है, इट इज आउटर लेयर, सीरस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम.
एंडोपेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम का काम क्या होता है? इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन, बट मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर, ये आपके कार्डियक स्मूथ मसल से बना हुआ है। तो ये लेयर क्या करता है? ये अपने हार्ट का ऑटो रिदमिसिटी कंट्रोल करता है। इसका मेन काम है हार्ट का रिलैक्सेशन और एक्सपांशन, मतलब कंट्रोल, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंट्रोल करना। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज चैप्टर नंबर 1, द फंक्शन ऑफ इनरमोस्ट लेयर ऑफ पोलन सैक। ये आपका एंथर है, एक्सपर्ट हो गए एंथर बनाने में। ये आपका पोलन सैक है, पोलन सैक का जो सबसे अंदर का लेयर होता है, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। तर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज इनर लेयर? ये इनर लेयर का क्या फंक्शन है? इट गिव्स न्यूट्रिशन। यस, टेप्टम का क्या फंक्शन है? इट गिव्स न्यूट्रिशन। 5 सेकेंड में इसका आंसर तुमको आना चाहिए, क्योंकि सीईटी में ये बहुत बार हमने पढ़ा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज अगेन समवॉट रिलेटेड टू योर चॅप्टर 8, नाहीतर तुम्ही चॅप्टर 15 पण बोलू शकता, क्लास 11th एक्सक्रीशन टॉपिक। डैश इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन यूरिन। अगर आपके यूरिन में रेड ब्लड सेल्स पाए जा रहे हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? बताओ। क्या आएगा इसका आंसर? यूरिन में अगर ब्लड पाया जा रहा है तो इस कंडीशन को हम हेमाटोयूरिया बोल सकते हैं। It is a condition by presence of blood cells in urine. The origin of blood cells that mixes with urine can arise from any anatomical part within the body. अंदर अगर कहीं पे भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लड बाहर आ सकता है। कॉमन कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग कैन बी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आपका यूरिनरी ट्रैक में कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनल डैमेज हो गया है, किडनी स्टोन्स की वजह से ब्लड आ सकता है, वायरल फंक्शन, वायरल इलनेस की वजह से, ट्रॉमा, ब्लैडर कैंसर, एक्सीडेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Next, question number 11. This is from chapter number 12, biotechnology. Which of the following restriction enzyme produce blunt ends? Blunt end मतलब क्या होता है कि आपका जो डीएनए सेगमेंट है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डायरेक्ट बीच में से कट मारता है और आपको स्टिकी एंड्स नहीं देता है, तो ऐसे टाइप के एंड को हम ब्लंट एंड बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका ब्लंट एंड देता है? यस, इको R5। हमने अपने टेक्स्ट बुक में इको R1 पढ़ा है, ठीक है। आपने जो चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है दैट इज इको R1। जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ कि इको R1 कैसे टाइप का एंड देता है, स्टिकी एंड देता है कि ब्लंट एंड देता है, क्योंकि इसका राइट आंसर इको R5 आएगा। ये देखो, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे ज्यादा वाइडली यूज किए जाते हैं, तो इको R5 ये भी एक टाइप का इकोलाई से ही निकाला गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो हमको ब्लंट एंड देता है। और बाकी सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ कि इको R1 कौन से टाइप का एंड देता है, स्टिकी एंड देता है कि ब्लंट एंड देता है। तो आपको पता चलेगा कि टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में आपको कैसे कैसे टाइप के एंड्स मिल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन द बॉडी बोथ द ब्लड सोडियम एंड पोटेशियम लेवल्स आर रेगुलेटेड बाय। सोडियम एंड पोटेशियम लेवल को कौन कंट्रोल करता है? ये हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी पढ़ा है और क्लास 11th एक्सक्रीशन चैप्टर में भी पढ़ा है। सोडियम एंड पोटेशियम लेवल्स आर कंट्रोल्ड बाय, यस, विच हार्मोन? अल्डोस्टेरॉन, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, याद आ रहा है कुछ? नेट्रीयूरेसिस, सोडियम एक्सक्रीशन, इट इज कंट्रोल्ड बाय अल्डोस्टेरॉन हार्मोन। सी, इट इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, चैप्टर नंबर 9, which is secreted by adrenal cortex and it regulates the balance of sodium and potassium in the body. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते की मॅम सगळे प्रश्न टेक्स्टबुकच्या बाहेरून येतात, तुम्हाला टेक्स्टबुक मधून पण डायरेक्ट प्रश्न विचारले जातात, ठीक है। चला नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन oogenesis and spermatogenesis is। एग डेवलपमेंट और स्पर्म डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? oogenesis begins at puberty and spermatogenesis during embryo development. This is false, ये उल्टा होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे आपका oogenesis आना चाहिए क्योंकि फीमेल जब पैदा भी नहीं होती है तभी उसका फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है।
और स्पर्म का डेवलपमेंट प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है. सो इधर पे ये उल्टा स्टेटमेंट है. oogenesis results in formation of only one haploid ova. एंड प्रोडक्ट में आपको सिर्फ 1 एग मिलता है और 4 स्पर्म मिलते हैं. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. while oocyte while during spermatogenesis one sperm is formed. ये भी उल्टा है, ये इसका ही कंटिन्यू स्टेटमेंट है, उल्टा है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके. The cytoplasmic division is unequal in oogenesis and equal in spermatogenesis. This is correct. अपना जो प्राइमरी oocyte रहता है, जब ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करता है, मतलब मियोसिस 1 करता है, तो आपको सेकेंडरी oocyte मिलता है और फर्स्ट पोलर बॉडी मिलती है. So this is unequal division. So this is the correct statement. बाकी सारे स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following organism does not reproduce? This is again from chapter number 1. एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया है तो चैप्टर नंबर 2 ले लो. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है. एक्चुअली चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक ही सेम है, इसलिए मैं सेम ही कंसिडर करती हूँ. So which of the following organisms do not reproduce by the method in which a small part of the body of the parent organism grows as a bud? ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, पर ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन नहीं है. सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था अपने फर्स्ट एमसीक्यू सेशन में. ये आपका पेरेंट है, इसके ऊपर एक छोटा सा बर्ड ग्रो हो रहा है और जब ये बर्ड मेच्योर हो जाता है तो ये अपने पेरेंट से अलग हो जाता है और ये इंडिविजुअल बन जाता है. तो ये कौन से केस में अपने को देखने को मिलता है? वे नहीं, ये नहीं आएगा ना इसका आंसर, हाइड्रा आएगा. विच ऑफ द, अच्छा डज नॉट बोला है, सॉरी. which does not reproduce by the method in which small part of the parent organism grows. अच्छा देखो, नजर हटी, दुर्घटना घटी. अमीबा इज द राइट आंसर. हमको क्या लगा कि बर्ड के बारे में बोला है, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने पेरेंट के ऑर्गेनिज्म से चिपक के ग्रो होता है. इधर पे क्या बोला है? डज नॉट. म्हणजे असा कोणता ऑर्गेनिज्म आहे जो पेरेंट से डायरेक्ट चिपका हुआ नहीं रहता है. अमीबा बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है, इसमें बडिंग देखने को नहीं मिलता है. बाकी स्पॉन्जेस में गेम्यूल फॉर्मेशन होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है, एनिमोन्स वगैरह में भी आपका बडिंग होता है या फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, बट अमीबा में बाइनरी फिजन होता है. सो आपका राइट आंसर क्या आएगा? अमीबा. आपको क्योंकि इधर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. आपको ये डज नॉट बोला है. बाप रे, ध्यान ही नहीं था अपना. और ऐसे ही एग्जाम में भी होता है, घाई घाई में आप हाइड्रा टेक करके आ जाते. घाई करू नका, नीट वाचा, निवांतपणे वाचा. चलो नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय डैश. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन. कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन से ये होता है, प्रोड्यूस होता है? LH हार्मोन की वजह से प्रोजेस्टेरॉन बनना स्टार्ट होता है. बट कहाँ पे बनता है ये प्रोजेस्टेरॉन? ओवरी में. ओवरी में किधर बनता है? जब आपका ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है. ग्राफियन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है तो आपका जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और फिर कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 14. During ecological succession पढ़ रहे हो. During ecological succession, types and numbers of animals remain constant. No. The establishment of new biotic community is fast in its primary phase. Maybe. No. Predictable and gradual, primary succession हमेशा slow होता है. Predictable and gradual changes in species composition take place in a given area. इकोलॉजिकल सक्सेशन में ग्रेजुअल चेंजेस तो होते हैं, ये तो करेक्ट है. चेंजेस लीड टू अ कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड इज रिफर्ड टू एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी. आपका धीरे धीरे जो चेंजेस एंड में पहुंच जाता है तो उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं, पायनियर कम्युनिटी नहीं बोलते. ओनली ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सब रॉन्ग है. ठीक है. चलो, विच इज द सुटेबल स्टेज ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप फॉर इनकॉर्पोरेशन इन फील्ड. दिस इज चैप्टर नंबर 11. बायोफर्टिलाइजर टॉपिक में का क्वेश्चन है ये. विच इज द सुटेबल स्टेज ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप फॉर इनकॉर्पोरेशन इन फील्ड. अगर आप कोई नया टाइप का फर्टिलाइजर या नया टाइप का मैन्योर डाल रहे हो अपने मिट्टी में, तो प्लांट के कौन से स्टेज में वो डालना चाहिए, मतलब प्लांट का कौन सा स्टेज सबसे जल्दी मैन्योर को एक्सेप्ट करेगा या फायदेमंद साबित होगा. इट इज प्री फ्लावरिंग स्टेज.
Green manure are the crops that are grown primarily for maintaining soil fertility. Green manure should be such that they can be grown quickly, and it should include legumes such as clover, beans, peas, grasses such as etc. Annual ryegrass. ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स प्रोवाइड नाइट्रोजन एज द मेजर न्यूट्रिएंट. तो अगर आप इसको प्री फ्लावरिंग स्टेज पे डालोगे तो ये जल्दी से मैन्योर को एब्जॉर्ब करके प्लांट की ग्रोथ को एनहांस करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5, अबायोजेनेसिस, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबायोजेनेसिस? अबायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना. जैसे वो वेलमोंट का एक्सपेरिमेंट था ना, वैन हेलमोंट आई थिंक, कि गंदे कपड़े पड़े हुए थे, उसमें चूहे पैदा हो गए. तो इट मीन्स एमर्जेंस ऑफ लाइफ, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल सिस्टम. दिस इज अबायोजेनेसिस. अ मीन्स नॉन, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. ओके ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, which part of poppy plant is used to obtain the drug smack? पॉपी प्लांट का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? फ्लावर, बर्ड, लैटेक्स, लीव्स, क्या यूज किया जाता है? उसका लैटेक्स यूज किया जाता है. ये डायरेक्ट आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है. पॉपी इज अ फ्लावरिंग प्लांट. द प्लांट्स आर हर्बेशियस. इट इज अ जीनस ऑफ पॉपी विच इज द सोर्स ऑफ नार्कोटिक मेडिकेशन ओपियम, जो आपके ड्रग्स होते हैं. एंड इट इज obtained from latex, an untreated opium which is dried and transported into pure powder form. Okay, चल next question. A pleiotropic gene is one which dash. Chapter number 3, what is pleiotropy? One gene, more than 2 characters. So what is a pleiotropic gene? एक ऐसा जीन जो एक टाइम पे ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. इट अफेक्ट्स मोर देन 1 कैरेक्टर्स. सो वी आर डन विथ 20 एमसीक्यूज ओवर हियर. तो देखो, आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग का एक सैंपल पेपर, बीएससी नर्सिंग का एक सैंपल पेपर मैंने अपने ये जो ज्ञान लैब ऐप है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है. इस ऐप का फ्री मटेरियल सेक्शन किधर मिलेगा? आप ऐप को लॉग इन करो. लॉग इन करने के बाद इधर पे 3 लाइंस आता है, उसको क्लिक करो. जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इधर फ्री मटेरियल मिलेगा. ये फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में आपको सॅम्पल पेपर मिलेगा. दिस सॅम्पल पेपर आर नॉट PYQs. ह्याच्यात फक्त तुम्हाला सांगितलंय की प्रश्न कशा प्रकारे विचारले जातात. इंग्लिशचे, फिजिक्सचे, केमिस्ट्रीचे, बायोलॉजीचे, नर्सिंग ऍप्टिट्यूडचे क्वेश्चन्स कशा प्रकारे येतात. या व्यतिरिक्त आपली जी यूट्यूब चॅनल आहे त्या यूट्यूब चॅनल वरती कम्युनिटी पोल चेक करा. यूट्यूब ओपन करो, ज्ञान लैब सर्च करो, चैनल पे क्लिक करो. चैनल पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो प्लेलिस्ट में आपको रिसेंटली इधर पे सब एमसीक्यूज मिलेगा. बायोलॉजी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, नर्सिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 2 अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है. इसमें भी एक वीडियो हो गया है, इसमें भी एक वीडियो हो गया है. तुमको अगर चैप्टर रिवाइज करना है तो आप ये वाला प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो. इसमें हर एक चैप्टर का डिटेल मॅरेथॉन रिव्हिजन लिया गया है. या व्यतिरिक्त हा कम्युनिटी सेक्शन चेक करा. हा टाइमपास साठी नाहीये. या कम्युनिटी सेक्शन वरती तुम्हाला डेली एमसीक्यूज प्रोवाइड केले जातात. सी, बायोलॉजी का एमसीक्यू डाला गया है, इंग्लिश का एमसीक्यू डाला गया है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन डाला गया है. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एवरीडे 6 से 7 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम इस पोल पे देते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके. अभी इतना सब कुछ हम करने का ट्राई कर रहे हैं, तो बदले में आपसे सिर्फ एक ही सपोर्ट की जरूरत है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग फार्मेसी का एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस अजय सर स्टार्ट करने वाले हैं. कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या रेडी करके रखना है, ये सब अजय सर बताने वाले हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रखो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. और जल्दी जल्दी सब लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आज के सेशन में बायोलॉजी में किसको कितना मार्क्स आया है. ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स होंगे तो मैं नेक्स्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड का एमसीक्यूज लाइव लेकर आऊंगी. ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी. बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, कीप स्टडी.